This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः फाल्गुन शुद्ध एकादशी दिनांक 25 मार्च 2021 माधव निदान मधुपोष्टिका उपनिषद शंखं चक्रं जलधान् दहतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं अखिलगतवनप्रौढदावाग्निदीनं प्रौढदावाग्निदीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महामुनिम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। ननु यदि निमित्त कारण दोषस्तत् कथं तदारब्ध विकारे वमनादिना दोषहरणं विधीयते न हि कुण्ड दण्डकुलालाद्युच्छेदे घटोच्छेदः इति उच्यते यत्र यावन् निमित्त कारणस्थायि कार्यं निमित्त कारणोच्छेदादपि कार्यनाशः तत्र यथा वर्तितैलनाशादपि प्रदीपनाशः तथा भूताश्च प्रायश्च दोषाः प्रायशः तर्हि यत्र स्थायि निमित्त कारणं यावत् निमित्त कारणं वर्तते तावत् एव कार्यं वर्तते एतादृशी स्थितिः यत्र वर्तते तत्र कारणनाशादपि कार्यनाशः दृश्यते यथा वर्तितैल नाशादपि दीपनाशः सम्भवति वर्तिः तत्र कीदृशं कारणं तत्तु निमित्तकारणमेव तस्मिन् विषये नास्ति संशयः तर्हि निमित्तकारणादपि कार्यनाशो भवति इति कृत्वा दोषाः अपि तथाविधा एव ते निमित्तकारणाः किन्तु यावत् स्थायी निमित्तकारणः इति प्रपंचितार्थः। तो दोष किस प्रकार का कारण है? निमित्त कारण है, समवाय कारण है, या दोष संयोग असमवाय इस प्रकार का कारण? तो ये तीनों बातें संभव है। व्याधि क्या है? ये एक अहम भूमिका है कि इसमें रोग है क्या? तो रोग एक दोषों की ही परिणत अवस्था अगर है तो वो दोष से ही जुड़ी इस प्रकार के रहेगी और फिर दोष तो द्रव्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो जैसे तंतु पट का समवाय कारण इस प्रकार का होता है, उसी प्रकार के दोष व्याधि के समवाय कारण इस प्रकार के हो सकते हैं। और
समवाय कारण का नाश होने पर कार्य का विनाश होता है, ये स्पष्ट है। मिट्टी का नाश हो जाए तो घट का विनाश हो जाएगा, या तंतुओं का नाश हो जाए तो पट का विनाश हो जाएगा। तो उसी के आधार पर दोषों का विनाश हो जाए, जैसे कि हम पंचकर्म से करवाते हैं, दोषों को सेपरेट करते, अलग करके बाहर फेंक देते हैं, तो व्याधि का विनाश होता है। और हम कभी सभी पंचकर्म से जिसमें सिद्धि मिलती है, यश मिलता है, उन सभी में हम देखते हैं। लेकिन ये करने से पूर्व दोष दुष्ट समूर्छना भंग होना जरूरी है। और ये संयोग है तो गुण है, और असमवाय कारण है रोग का, इस प्रकार से। तो कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावतां यत्र संगतो वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। इस सूत्र के आधार पर, सुश्रुत के सूत्र के आधार पर, कुपित दोष जब शरीर में घूम रहे हैं, तो स ख वैगुण्यात् स्व वैगुण्य, इससे जहाँ पे अटक जाते हैं, वहाँ व्याधि का निर्माण होता है, वहाँ दोष दूष समूर्छना होती है। इस समूर्छना को भी अगर हम भंग कर पाएंगे, तो भी असमवाय कारण का नाश हो जाएगा, और असमवाय कारण का नाश होने से कार्य का नाश होता है। तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है। तंतु रूप पटक रूप का असमवाय कारण, इस प्रकार का। तो अगर तंतु संयोग का या तंतु रूप का नाश होता है, तो पट या पट रूप का, दोनों का नाश इस प्रकार से होता है। तो उसी के जैसे अगर दोष दुष्ट समूर्छना भंग हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो व्याधि का नाश इस प्रकार का होता है। और ये प्रक्रिया हम स्नेहन स्वेदन से करवाते हैं, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। तो जब भली भांति स्नेहन स्वेदन करेंगे, और हर रोग के लिए, स्नेहपान के लिए अलग अलग इस प्रकार के स्नेह द्रव्य बताए गए हैं। पांडुरोग विवेक यादव कल्याण का भय वगैरह जो बातें बताई गई है, या कुष्ठ रोग में कुष्ठिनम स्नेह पाने न पूर्व सर्व उपाचरे, लेकिन उसमें महातिक तक घृत महाकधिर घृत वगैरह इस प्रकार की घृत आगे बताइए है। तो हर एक औषध की एक विशिष्ट मर्यादित शक्ति होती है, जो विशिष्ट प्रकार की समूर्छना को भंग करने में समर्थ होती है। इसीलिए व्याधि प्रत्यय की एक अलग माहौल उसका बन गया। अब अगर मुस्ताफर पटकंजोरे तुषि जलम रुद्रष्टलोष्टोद्भवम, ये अग्र संग्रह हम देखेंगे, या 25 से अध्याय में ये अग्र संग्रह बताया गया है, उसको भली भांति देखेंगे। तो ये सभी व्याधि प्रत्यनीक के उदाहरण इस प्रकार। उसमें एक खासियत है कि जो दोष दुष्ट समूर्छना हुई है, उसको भंग करने का, दोष और दूषण को अलग करने का सामर्थ्य उन द्रव्यों में है, अग्र संग्रह के द्रव्यों में है। तो उनका अगर हम प्रयोग करेंगे, तो दोष दुष्ट समूर्छना बंद हो जाएगी, और फिर दोष अलग हो जाएंगे, तो चाहे चाहे शोधन से उसको बाहर निकाल सकेंगे, या उनका शमन कर पाएंगे। दोनों भी तरीके से रोग से मुक्ति इस प्रकार से नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में असमवाय कारण के नाश से भी रोग का नाश होता है, कार्य का नाश होता है। तो दोष दुष्ट समूर्छना भंग करना, ये भी एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की है। और नए रोगों के बारे में, इसके बारे में कैसे सोचे, ये एक अलग चीज है। जैसे कि मैंने कहा कि कैंसर के बारे में हीरक भस्म का प्रयोग भाग्यवड़ीकर चाचू ने किया, और काफी सफलता उन्होंने पाई। मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे वैद्यों ने ये फॉलो किया है, और कैंसर में अच्छी सफलता मिल रही है व्याधि प्रत्यनित कर। तो उसी प्रकार से हर व्याधि के लिए कोई ना कोई द्रव्य विशेष इस प्रकार से होता है, उसकी भी अवस्थाएं होती है। अभी गंगाधर शास्त्री गुणे की जो किताबें है, वो औषधि गुणधर्म शास्त्र 105 1 से 5 भाग इस प्रकार की जो बताई गई है,
उसमें भस्म शुरू में अलग इस प्रकार के दिए हैं, फिर संयुक्त कल्प इस प्रकार के दिए हैं, आसवारिष्ट इस प्रकार के दिए हैं। और शुरू में ही उसका एक अधिकरण दिया जाता है। वसंत कुसुमाकरो रसपति त्रिगुंजोक्षितः समस्त गदरुद्भवेत् किल निजानुपाने आया प्रमेह रुजिरात्रिभिस्य मधु शर्कराभिस्य होयते। तो प्रमेह रुचि वसंत कुसुमाकर इस प्रकार का उसका अधिकार, या कहाँ पे वो द्रव्य आता है, वो औषध योग आता है, उसके अनुसार उसका अधिकार निश्चित किया जाता है। जाईल वैद्याने एक संधिवात की रुग्णाने लक्ष्मी नारायण रस का प्रयोग किया है। और लक्ष्मी नारायण रस दातार गुरु जी की परंपरा से या गुरुकुल सर की परंपरा से ज्वर में काम में आने वाला है। और ज्वर ना ये जो योग है दातार गुरु जी का, तो एक भाग लक्ष्मी नारायण, दो भाग कनकन और चार भाग गिरीश इस प्रकार का है। और बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग करते रहे। तो हमें मालूम है कि लक्ष्मी नारायण एक ज्वर की चिकित्सा है। तो कलेक्टर सर ने पूछा कि आपने ये संधिवात में कैसे प्रयोग किया, तो वो चौंक गए और बोले ये प्रसूतिवात के लिए ही बताया गया है। लक्ष्मी नारायण का अधिकार जो है प्रसूतिवाते निगदंत बंधे, ये इस प्रकार के ये इसकी भी फलश्रुति है, प्रताप लंकेश्वर की ये। तो प्रसूति के पश्चात अगर संधिगतवात निर्माण हुआ है तो लक्ष्मी नारायण या फिर प्रताप लंकेश्वर ये दवाइयां होती हैं। तो हर एक का एक अधिकरण होता है। कौन सा द्रव्य ताप्यादेरो हो अगर हम ले लेंगे, विशेषात अंत्यपस्मारं कामलां बुद्ध जानिश, ये बताया गया है। लेकिन आया है पांडुरोग में तो उसका अधिकार तो पांडुरोग रहेगा, लेकिन विशेषात अंत्य अपस्मारं कामलां बुद्ध जानिश, विशेषता अपस्मार कामला और हर्ष इनका नाश करता है। तो इन रोगों में भी ताप्यादेरोह का प्रयोग होता रहता है। और कंसल्टर काफी इसका प्रयोग करते रहते थे, बहुत सारे विकारों में प्रयोग करते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उसका मूल अधिकार क्या है। अभी पांडु रोग से इन रोगों का क्या संबंध है नहीं है, ये एक अजीब बात। मैंने त्रिस्कंद कोश करते हुए इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, और एक हमने अलग एक डाटाबेस बनाया था इसका कि और औषध उसका मूल अधिकार और उसकी फलश्रुति, और फिर मूल अधिकार और जो फलश्रुति वाले व्याधि है उनका कुछ संबंध है। आइडियली ऐसा होता है जो उसके गुणकर्म बताते हैं, उसमें जितने भी रोग है वो सभी अगर मौजूद है तो ताप्यादिलो सबसे बढ़िया दवा है, क्योंकि वो उसके लिए कारीगर इस प्रकार की है। लेकिन सभी होंगे ऐसा भी नहीं है। तो अगर पांडु रोग से उत्पन्न अपस्मार है, पांडु रोग से उत्पन्न कामला है, तो शायद ताप्यादिलो एक अच्छी दवा है। अलगता से भी अपस्मार में और अर्श में पांडुरो ताप्यादिलोह प्रयोग में आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो गुणेश शास्त्री जी ने जो विवरण किया है वो कंडीशंस बताई है उस रोग में कहाँ कहाँ ताप्यादिलोह इस्तेमाल में आता है। पांडु हो, अतिसा ये उन अपस्मार हो, या फिर अर्श हो, कामला हो, इसका ताप्यादिलोह कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल में आता है। अब इसको अगर हम डाटाबेस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ, और हर रोग के लिए कौन कौन से मेडिसिन बताए गए हैं गणेश शास्त्र के आधार पर, और उनकी उस रोग में अवस्था क्या क्या है, ये कैसे सोचना है। कुष्ठांग अजरकम मेहम वगैरह ये भी बात ताप्यादिलोह की फलश्रुति है। हाँ, तो कुष्ठ में ताप्यादिलोह कब इस्तेमाल करना है, आरोग्य में
कब इस्तेमाल करनी है, महातीर्थ गुरुता कब इस्तेमाल करना है, या और कोई भी जो योग हो वो कब प्रयोग में लाने हैं, इन सभी के बारे में अलगता से सोचना। तो फणसरकर जी की एक खासियत थी कि रुग्ण देखने के बाद उसके लिए एक औषधि चुन लेते थे, चाहे ताप्यनीलो हो, चाहे सुवर्ण सूचकर हो, चाहे आरोग्यवर्धिनी हो, चाहे और कोई दवा इस प्रकार की, और वो सुबह की पुड़ी में डालते थे। हाँ। और बाकी आपान काल या प्राण काल या दोपहर रात में इस प्रकार से बाकी दवाएं का एडजस्टमेंट होती थी। दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दवा रहती थी। और ये पूरा जो दिन का व्यवहार है उससे कम से कम एक दिन में राहत मिलनी चाहिए। प्रायः रात्रात कर्मान्य दुतिभिक्षुकम्, इस सूत्र के आधार। और सप्ताहेन गुणा लाभे क्रियामन्यम प्रयोजित, एक सप्ताह में अगर आपको लाभ नहीं मिलता है तो दूसरी क्रिया करनी चाहिए, ऐसा निर्देश। तो एक दिन में आराम होता ही था, कभी कभी तुरंत भी आराम होता था। और सप्ताह में तो काफी अच्छा आराम इस प्रकार का मिलता है। तो ये उनकी खासियत थी कि सुबह वाली एक दवा रसशास्त्र की इस प्रकार की रहेगी और बाकी प्रायः वनस्पति इस प्रकार के रहेंगे। लेकिन ये पूरे दिन की जो योजना है वो कारीगर इस प्रकार की होती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये दुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए किस प्रकार के द्रव्य की आवश्यकता है, ये अगर सोचेंगे, जो दुष्ट समूर्छना हुई है उसको भंग करने के लिए किस द्रव्य की आवश्यकता है। अभी कंजेनाइटल डिसीजेस के काफी मरीज आते रहते हैं। हृदरोग कॉमन है उसमें, लेकिन बाकी भी रोगी इस प्रकार के आते हैं। और जहां हिस्ट्री में ऐसा पता चलता है कि ये गर्भावस्था से लेकर विकृति आ रही है इस प्रकार से, तो फिर गर्भावस्था में कौन से महीने में ये बिगाड़ हुआ, ये ध्यान में रखते हुए उस महीने का जो मासानुमासिक कल्प है उसके साथ में अगर गर्भपाल रस देते हैं सूक्ष्म मात्रा और फलघृत की अनुपान देते हैं तो काफी मरीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे कंजेनाइटल डिसीजेस ट्रीट करने में बहुत डिफिकल्ट इस प्रकार की। तो ये विचार कहाँ से आया कि दोष समूर्छना गर्भावस्था में हुई है, चाहे चाहे तीसरे महीने में हो, 5वें महीने में हो, 7वें महीने में हो। तो अगर गर्भावक्रांति ध्यान में है व्यक्ति भवति मासेस्य तृतीय गात्र पंचकम मूर्धाद्य स्वर्गनिवाह सर्व सूक्ष्मांग ब्रह्मच सममेव च मूर्धाद्येहि ज्ञानम च सुख दुःखयोः। तो तीसरे महीने में सभी भाव निर्माण होते हैं और मूर्धा वगैरह होते हैं, उसके साथ ही ज्ञान भी, सुख दुख का ज्ञान भी निर्माण होता है इस प्रकार से। अभी त्रिवेणी त्रिवेणी नहीं, सुस्मिता लोपेश्वर इसका व्याख्यान हुआ था गतिमंदत्व और मतिमंदत्व के विषय में। वो वेलणकर मैडम की भी छात्रा रही है, मेरी भी छात्रा रही है। तो उसमें ये बात हो सकती है कि मतिमंदत्व, ये जो विकृति है वो तीसरे महीने से आरंभ हो सकती है, क्योंकि सममय दुख मूर्धादेह ज्ञानम च सुख दुख योग, ये सुख दुख का ज्ञान तीसरे महीने से आरंभ होगा। अभी मेरे पास मतिमंदत्व के ज्यादा केसेस नहीं है। ऑटिज्म के कुछ केसेस आते रहते हैं। गतिमंदत्व के तो देखे नहीं है ज्यादा, सेरेब्रल पाल्सी में कभी गतिमंदत्व ही रहता है, कभी मतिमंदत्व और गतिमंदत्व ये दोनों रहते हैं।
तो सेरेब्रल पाल्सी के भी मरीज आते रहते हैं। तो इनमें से गतिमंदत्व का संबंध चाहे छठे मास से इस प्रकार से होगा। छठे स्नायु सिरारोम बलवर्ण नखत्वचाम, ये जो बात बताई गई है, सिरारोम नख वगैरह ये सब छठे मास में निर्माण हो रहे हैं। और सप्तमे सर्वे सर्वांग संपूर्ण भावे पुष्यति सप्तमे, ये जो सप्तम मास में सभी भावों का विकास इस प्रकार का होता है, पोषण होता है। तो अगर इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो अभी मैं तृतीय मास और सप्तम मास ये दोनों दे देता हूँ, कल को उसकी जो है वो अगर पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हैं कि चौथे मास में हुआ है, पांचवें मास में हुआ है, छठे मास में हुआ है, तो जहां से आरंभ हुआ और जहां पूर्ति हो गई वो दोनों साथ में जोड़कर, और उसके साथ में गर्भपात रस और फलवृत का इस प्रकार का अनुमान, तो ये काफी अच्छा काम कर लेगा। हाँ, अब एक केस में सक्सेस मिलने के बाद इस प्रकार के काफी मरीज आने लगे और उन सभी में ये एक प्रकार से अच्छा यश मिलता है। ये देखा जुवेनाइल डायबिटीज के बारे में भी ऐसा ही हुआ। एक दो मरीज ऐसे मिले कि जिन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था गर्भावस्था। और ये ज्यादातर पाया जाता है सातवें महीने में इस प्रकार से कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, ये पता चल जाता है। अब एलोपैथी में देखते हैं, डाइट कंट्रोल करता है, करते देखते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो दवाइयां शुरू कर देते हैं एंटी डायबिटिक्स के पास। जो गर्भिणियां मेरे पास आती रहती थी और मुझे रिजल्ट दिखाती थी कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, तो वैसे हम मासानुमासिक हम इस सभी को देते ही रहते हैं। उसमें भी हम इस प्रकार से हमारे द्रव्यों का कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सातवें महीने का कल्प उसको आगे भी चालू रखेंगे। उस समय में अगर ये दोष दूष समूर्छना हुई है तो उसको लेकर आगे भी चलेंगे। अभी यहाँ स्वाति मोहिते भारतीय विद्यापीठ में है, गायनेकोलॉजी में प्रैक्टिस करती है। तो उसने एक छात्र को पिठवण, ये सातवें महीने का जो द्रव्य है कृष्णिपर्णी, उसका प्रयोग शुरू किया है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज के मरीज हैं उनको ये शाली पर कृष्णिपर्णी का चूर्ण देना यहाँ वहां से, और उसके रिजल्ट देखना, ये उसका प्रयोग चल रहा है। और उसका कहना है कि काफी कन्विंसिंग इस प्रकार के रिजल्ट्स हैं। तो ये बात चलकर जेस्टेशनल, अभी ये देखना पड़ेगा कि जेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था और बाद में वो शांत भी हो गया, लेकिन लड़के या लड़की में किसी भी वर्ष में, सातवें आठवें वर्ष से लेकर 14-15 कभी भी वर्ष में जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट होगा। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि डायबिटीज की पूरे फैमिली हिस्ट्री नहीं है, किसी को भी डायबिटीज नहीं, फिर भी बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज देखा जाता है। सातव्या महिन्याच्या याच्यावरती त्या महिन्यातल्या दोषांना दूर करण्याचं सामर्थ्य त्या योगामध्ये आहे, सातव्या महिन्याच्या। हा, जो 6व्या महिन्यात झाला तर 6व्या महिन्याचा जिस किसी मास में होगा उस मास का तो कल्प देना ही बाईला येऊ शकतो असं एक आता उदाहरण माहिती आहे। अभी एक दूसरा अहम कारण उसका है, वो A1 मिल्क है। ये अभी सिद्ध हुआ है कि A1 मिल्क जो है जर्सी गाय का जो दूध है वो जुवेनाइल डायबिटीज का कारण है। न्यूजीलैंड में इसके बारे में काफी बहस हुई और डेविड इन द मिल्क के उसकी किताब है डॉक्टर वुडफोर्ड की। और वो जुवेनाइल डायबिटीज, कैंसर और ऑटिज्म इसका कारण A1 मिल्क है, ये वहां पे सिद्ध हुआ। तो अगर गर्भिणी दूध लेना है ऐसे करके A1 मिल्क ले रही है तो वो भी एक कारण बन सकता है, और आगे भी उस बच्चे ने A1 मिल्क ही चालू रखा है तो भी एक जुवेनाइल डायबिटीज का कारण बन सकता है।
तो सम्मूर्छना कब हुई है, मेरे कहने का मतलब ये है कि सम्मूर्छना कब हुई है ये देखना बहुत जरूरी। और उस सम्मूर्छना को भंग करने का सामर्थ्य जिस औषध में हो, जो उस व्याधि के लिए दवा हो, जैसे मैंने ये प्रसूति वाते इस प्रकार का है, तो प्रसूति के बाद अगर सम्मूर्छना हुई है तो उस अधिकार में आए हुए जो मेडिसिन है वो वहां पे कारीगर हो इस प्रकार से। तो हमें हिस्ट्री लेते समय ये सावधानी बरतनी है कि कहाँ से शुरुआत हुआ, कि रोग की बीज पहले वाले रोग में है क्या, कष्टि रोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यति न प्रशाम्यति शाप्यन्यो हेतुत्वं कुरुते पिचा। कि एक रोग दूसरे रोग को जन्म देकर प्रशांत हो जाता है, आगे उसका नहीं रहता। अब उस औरत में जिसकी लड़की को ये जुवेनाइल डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, उसका तो डायबिटीज चला गया था गर्मी अवस्था खत्म होने के बाद, लेकिन फिर भी जो बीजारोपण उस लड़की में हुआ वो चालू रहा और वो व्यक्त हो गया। वो करीबन मेरे ख्याल में 15वें बरस में उसको डायबिटीज डिटेक्ट हुआ, जुवेनाइल डायबिटीज। तो हमारा मकसद ये है कि दोष दूष सम्मूर्छना, ये एक विशेष बात। कुपितानामि दोषाणां शरीरे परिधावतां यत्र संगः वैगुण्यात् व्याधिस्तत्रोपजायते। इस दृष्टि से अगर गर्भावस्था में दोष दुष्ट समूर्छना हुए, चाहे वो गतिमंदत्व मतिमंदत्व की बात हो, कई जगह ऐसा होता है कि सेरेब्रल पाल्सी का कारण फोर्सेप्स डिलीवरी ये होता है। अभी तो मैं सुझाव देता हूं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही है तो फोर्सेप मत लगाना, सिजेरियन में जाना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट का निर्णय रहता है, अभी ज्यादातर लोग करते ही नहीं है फोर्सेप डिलीवरी इस प्रकार से। और अगोदरच डायबेटिक असलेली स्त्री जर गर्भिणी राहिली तर होणारे बाळ जुवेनाइल डायबेटिक जन्मते का, आणि 7व्या महिन्यात गर्भाला डायबिटीज झाला आहे कसे परीक्षण करतात, गर्भाला नाही झाला, गर्भिणीला। ये भी नहीं देखा जाता है कि गर्भिणी को अगर डायबिटीज है, स्त्री को पहले से ही डायबिटीज है और कंसीव हो गई, तो अपत्य में निश्चित रूप से डायबिटीज जुवेनाइल डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं दिखा। वैसे डायबिटीज की बहुत पीढ़ियां चलती रहती है और फिर भी आने वाले बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज होता है ऐसा नहीं दिखता है। आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 ये हो जाता है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन वो 40-50 उम्र के बाद प्राय होता है, अभी वो थोड़ा पीछे आ गया है। इस केस में गर्भिणी गर्भ बीज से माता को डायबिटीज हुआ या माता के असम्यक आहार विहार के कारण गर्भ अफेक्ट हुआ, कैसे समझेंगे? गर्भिणी को है डायबिटीज, गर्भ को नहीं है, वो बात छोड़ो, उसका बीज रहेगा गर्भ को डायबिटीज का, जुवेनाइल डायबिटीज का। डायबिटीज हुआ है गर्भिणी को क्योंकि उसका हम परीक्षण करें, उसका ब्लड टेस्ट करें और जीटीटी करवा लेते हैं, इसमें पोस्टप्रेंडियल नहीं लेते, जीटीटी करवा लेते और फिर उसके मुताबिक जो उनके पैरामीटर सेट है उसके आधार पर डायबिटीज है या नहीं है ये निश्चित कर पाते हैं। अब बात ये रहेगी कि गर्भधारणा से पूर्व उस औरत को अगर डायबिटीज है तो निश्चित रूप से बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज होगा ऐसा नहीं दिखाई। दूसरी बात ऐसी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है और आगे गर्भ को, बालक को जुवेनाइल डायबिटीज हुआ है, ऐसे भी उदाहरण देखने चाहिए। मुझे अभी पता नहीं है पता कि सभी में होते हैं या नहीं होते हैं इस प्रकार से। और डिलीवरी के बाद माता में डायबिटीज चला रहता है क्या नहीं रहता है, ये भी एक अहम बात होती है। कुछ माताओं में
निकल जाता है, कुछ मात्राओं में चला रहता है। ये भी एक बात देखी जाती है। लेकिन माता की उम्र कम से कम तो 25 या उसके ऊपर इस प्रकार की रहेगी। और फिर उसको टाइप 2 डायबिटीज करके जेस्टेशनल डायबिटीज कंटिन्यू हुआ, इस प्रकार से करके आगे उसकी ट्रीटमेंट, जो एलोपैथी में सिम्टोमेटिक की ट्रीटमेंट है, सिर्फ शुगर लेवल पर काबू रखना है, बस इतना ही है, वे चलती रहती है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष दोष समूर्छना कब हुई है, उसके आधार पर किस अधिकार में औषध ढूंढना है, ये निश्चित करना। अभी जब ऐसा होता है कि केसेस रेफर हो जाते हैं, तज्ञ वैद्य के पास रेफर हो जाते हैं, तो वो क्या अलग सा से करता है? ये एक बड़े सोचने का सवाल इस प्रकार का। एलोपैथी में देखेंगे जनरल प्रैक्टिशनर से के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास से सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो स्पेशलिस्ट है, उसका फोकस्ड अप्रोच है, वो बाकी मरीजों को देखता नहीं है, सिर्फ उसी रोग को देखता है, तो उसका अनुभव ज्यादा रहता है, उसका उसकी पढ़ाई उसमें ज्यादा इस प्रकार की होती है। और इसलिए ये जनरल प्रैक्टिशनर्स के जरिए थोडा अच्छा देख सकता है। 1.5 वर्षापासून हंसहंत हे लक्षण होते, सह्याद्रीवर सिस्टर असल्याने बरीच ॲलोपॅथी घेतली पण आराम नव्हता, मला इतिहासात प्रसूतीनंतर सारखंच लक्षण नोंद झालं असेल, प्रताप लंकेश्वरने 15 दिवसात बरी झाली, पुन्हा त्रास झाला असेल। तो यही मैं समझाने की बात कर रहा हूँ कि कहाँ शुरुआत हुई है, कैसे शुरुआत हुई है, ये देखो, और ये हमारे दृष्टि से देखो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि फ्रोजन शोल्डर लेके मरीज आता है, डायबिटीज है और ये डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से सोचकर हम डायबिटीज की दवा दे देंगे और फायदा नहीं होगा। तो हमारे हिसाब में वातव व्याधि है, अंशसंधि ग्रह इस प्रकार का कुछ है, और वायु धातु शायद कोकोमार्गस से आवरणीय दवा, इन सूत्र को ध्यान में रखते हुए कब हुआ, कैसे हुआ, ये जानकर उसकी दवा करो, ठीक हो सकता है। तो हमें देखना है कि कहाँ से शुरुआत हुई है। Low birth weight is also one of the most important predisposing factor for type 2 diabetes. Type 1 या type 2? मुझे लगता है कि टाइप 1, टाइप 2 के लिए तो ये बहुत पुराना हेतु हो जाएगा, विप्रकृष्ट हेतु इस प्रकार का कहा जाएगा, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जनरली 30-40 के बाद दिखाई देता है। और फिर इतना पुराना कारण अगर है, तो हमें लो बर्थ वेट क्यों हुआ ये देखना पड़ेगा, और शायद ये 7वें महीने में जो पोषण होना चाहिए वो अच्छी तरीके से हुआ नहीं, सर्वे सर्वांग संपूर्ण भाव पुरुषति सप्तमी, तो वो देना है, या तीसरे चौथे पांचवे जिस मंथ से ये आईयूजीआर कंटिन्यू हुआ है उसको देखना पड़ेगा। अभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास मरीज आ सकते हैं 5वें महीने में और थोड़ा सा आईयूजीआर है, ज्यादातर आईयूजीआर जो देखा जाता है 7वें 8वें महीने में देखा जाता है, या पानी बहुत ज्यादा है और बेबी का वेट कम है, ये भी दिखाई देते हैं इस प्रकार, पानी बहुत कम हो गया है, ये भी दिखाई देते हैं। तो अभी इन प्रकार की अवस्थाओं में हम कैसे डील करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। परंतु गर्भिणीचा डायबिटीज हा मुळात बऱ्याच वेळेस आर्टिफिशियल म्हणजे तिच्या इतर ॲलोपॅथीच्या मेडिसिन्समुळे असू शकतो, कारण ॲलोपॅथीमध्ये बऱ्याच मेडिसिन्सच्या लॉंग टर्म वापराने डायबिटीस दिसतो। फॉर एक्झाम्पल, सध्या ॲलोपॅथी हार्ट डिसीजच्या मॅक्झिमम मेडिसिन्सच्या साईड इफेक्ट्समध्ये डीएम आहे, असे मी बरेच पेशंट मध्ये बघितले आहे। ये भी अच्छा इनपुट है। अभी मैंने एक बीच में जिक्र किया था कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ निरंतर चलती रहती है,
जैसे डायबिटीज की चलती रहती है, हाइपरटेंशन की चलती रहती है, थायराइड की चलती रहती है, इंसोम्निया है तो नींद की गोली चलती रहती है। इस प्रकार से जो इस प्रकार की दवाइयां प्रचलन में है, उसके दो तरीके से उससे नुकसान होता है। एक तो मूल रोग मिटता नहीं है, ये केवल सिम्टोमेटिक है। ब्लड प्रेशर के ऊपर काबू पा लिया तो समझ लेंगे कि ब्लड प्रेशर को हमने जीत लिया। वास्तव में वो सिम्टोमेटिक रिलीफ इस प्रकार का है, उसको हमने दबा के रखा है। शुगर के बारे में भी वही स्थिति है, थायराइड के बारे में भी वही स्थिति है। तो इसके लॉन्ग टर्म यूज से बहुत काल इसका प्रयोग करते रहेंगे, हाँ, तो उसके दुष्परिणाम जरूर होंगे, और हमारे कहने पर भी लोग इनको छोड़ने वाले नहीं। ये एक आम चीज इस प्रकार। एम्नियोटिक फ्लूइड कम है वाले पेशेंट में हम चिकित्सा का क्या सिद्धांत सोच सकेंगे? मैं दूध पे रखता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा दूध ही लेना, ऐसी सलाह देता हूँ। और दूध की पट्टियां पेट के ऊपर रखता हूँ। बहुत सारे लोग ये नारिकेल जल लेने के लिए कहते हैं, ये नहीं काम करता। मैंने दूध से बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, और तुरंत ये पानी बढ़ने लगता है, और डिलीवरी भी नॉर्मल होने की संभावना होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है तो दूध ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का। अगर हम चरक का आहार देखेंगे तो दूध और घी, यही गर्भिणी के लिए सबसे अच्छा आहार बताया गया है। इस महीने में इसके साथ दूध दे दो, उसमें उस महीने में उसके साथ दूध दे दो, ऐसा सब दूध का ही जिक्र है। ऑफकोर्स ये जो दूध देना है वो A2 मिल्क ही देना है, देसी गाय का ही दूध देना है, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। और दूध की पट्टियां रख सकते हैं, और वो सिद्ध दूध हो सकता है। यष्टिमधु, गुड़ुची, शतावरी, इन द्रव्यों से सिद्ध अगर दूध करते हैं और उसका पीछू रखते हैं तो ये जीवनीय है। बेसिकली पद्मकपुंड वृद्धितो गर्भ अंगिमतादश जीवन संज्ञा और प्रीणन जीवन ब्रूहण वृषा, इस प्रकार का बताया गया है। तो ये प्रीणन कार्य जो उसका है वो भली भांति काम कर लेता है, और स्थायी रूप से काम कर लेता है, और जीवनीय इस प्रकार का होना जरूरी है। तो अभी जिन मरीजों में बहुत दीर्घकाल से एलोपैथी की दवाइयां चल रही है, वो हमारे रिश्ते में भी होते हैं। हमारे माता पिता से लेकर सभी लोग इस प्रकार की दवा खाते रहते हैं, और उनका यह कहना है कि एलोपैथी का, कि बस डिसीज पर काबू पा लिया है। ये यही सिर्फ यही सिलसिला चलते रहना चाहिए, कारणों के बारे में सोचो नहीं, वो टालने की कोशिश भी नहीं करो, बस ये दवाइयां लेते रहो, हमारे पैसे देते रहो। इसी प्रकार का अभी फार्मसी का माहौल है। मंगळवारी सदाशिव पेठेत आलेल्या एका पोस्ट कोविड पेशंटमध्ये कोविडच्या ॲलोपॅथी मेडिसिन सुरू केल्यानंतर लगेच काही दिवसांनी हेपॅटायटिस आणि DM डायग्नोसिस झाले असे आढळले होते. तो पेशंट असिम्प्टोमॅटिक होता व सहज म्हणून टेस्ट केली. एक कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, ये एक अलग चीज है। और कोविड मेडिसिन के जरिए डायबिटीज हो रहा है, ये भी अभी आ रहा है। लंग फाइब्रोसिस हो रहा है, ये भी अभी सामने आ रहा है कोविड की मेडिसिन से वजह से। अभी ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग, चाहे हाइपरटेंशन का हो, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे थायराइड का हो, दिखाई देता है। हम इंश्योरेंस के लिए, हाँ, या मेडिक्लेम करने के लिए ये जांच करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर उसमें चलता है अरे तुम्हारी शुगर लेवल ज्यादा है, तुम्हें हाइपरटेंशन है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से तो उसकी दवा शुरू हो जाती है। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए इसमें कि ये क्यों है, कारण क्या है इसका, और फिर उसके जरिए ये हुआ है उन कारणों को टालना, और उसके हेतु विपरीत इस प्रकार की चिकित्सा करना यह आवश्यक है।
प्रत्येक गर्भिणीला प्रथम 3 महिने प्रोजेस्टेरॉन वापरतात, पण त्यांचा साईड इफेक्ट काउंटर करण्यासाठी इकोस्प्रिन वापरतात. पुढे 9 महिने चालू ठेवतात. तो इकोस्प्रिन कैसे आ गई प्रचलन में गर्भिणी अवस्था में? ब्लड फ्लो सुधारने के लिए इस प्रकार से, ये थोड़ा अजीब है। वैसे इकोस्प्रिन की प्रकृति अगर देखेंगे तो ये पित्त रक्त को दूषित करने वाली, रक्त को निर्माण करने वाली इस प्रकार की दवा है। तो गर्भिणी में इसको क्यों देना है? सर्कुलेशन सुधारने के लिए? सर्कुलेशन सुधारने के लिए एलोपैथी में कुछ नहीं है क्या? हमारा ताप्यादी लोह, कब्जदी शिलाजीत वगैरह ये अच्छे हैं, इसमें गर्भपात रस अच्छा है। तो त्यामुळे डीएम और शोथ होत असेल 7व्या महिन्यात, इसका कनेक्शन देखना चाहिए। अभी ये क्या है, एलोपैथी का प्रांत है और उसमें जो रिसर्चेस हो रहे हैं उसमें कुछ रिसर्च इस प्रकार के हैं, जैसे कि अभी केमोथेरेपी लेने से ब्रेन मेटास्टेसिस आता है, सिद्ध हो, और केमोथेरेपी वाले तो बहुत मरीज हैं और उन सभी में ब्रेन मेटास्टेसिस हो रहा है, ये सामने आ रहा है। तो न्यूरोकेम करके एक नई ब्रांच उभर आई है, अभी आ रही है एलोपैथी में। तो केमोथेरेपी का नर्वस सिस्टम पर असर, इसके बारे में काफी रिसर्च हुआ और ये न्यूरोकेम ब्रांच उभर आई इसके पास। लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ कि केमोथेरेपी कम करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए वगैरह। कितनी बार साइकिल्स करवाएंगे केमोथेरेपी के? एक 6 बार, एक बार हो गया, फिर 8 बार हो गया, फिर और दवा बदल के पहले ही कार्बोप्लेटिन पैक्लिटैक्सेल दे देते हैं। ये बहुत ऊंची दवा है और बाद में कहते हैं कि आप इसके आगे कुछ नहीं दे सकते हैं। तो फिर अभी मैंने काफी मरीज देखे हैं, नए नए इस प्रकार के मेडिसिन आ रहे हैं इस प्रकार से। दिस इज बाय डिफॉल्ट इन मोस्ट एएनसी प्रिस्क्रिप्शन। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम हमारे तरीके से गर्भिणी परिचर्या करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर देना ही है तो आयरन सप्लीमेंट वगैरह जो है वो गर्भिणी को देना है। लेकिन मैं तो सुझाव देता हूँ लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करना। जो भी दाल सब्जी बननी है वो लोहे की कढ़ाई में बनाओ, उससे हीमोग्लोबिन अच्छा बढ़ जाता है। फिर हमारे हिसाब में ताप्यदी लोह या गौड़ारिष्ट योग इस प्रकार के दे सकते हैं। और इस प्रकार की दवा नहीं देनी है, उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन की रिपोर्ट करवा लेना, सीरम प्रोजेस्टेरॉन गर्भिणी अवस्था में। वो अगर कम है तो उसके बारे में सोचना है। मैंने जो गायनेकोलॉजिस्ट से सुना था कि प्रोजेस्टेरॉन देने से कुछ नहीं होता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो तुम्हें एचसीजी ही देना है, 5000 या 10,000 यूनिट्स जो है वो। और वो करीबन 3-4 महीने, हफ्ते में एक इंजेक्शन इस प्रकार का चलता रहता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल ठीक हो जाती है, फिर बाद में वो बंद कर देते हैं। तो इन सभी अवस्थाओं में हमारे लिए ये अहम है कि रोग की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और उसके आधार पर कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना है ये निश्चित करना है। उसमें भी काफी दवाइयां हो सकती है, उस अवस्था के लिए पर्टिकुलर कौन सी दवा प्रयोग में लानी है ये देखना चाहिए। What are your thoughts about genetic disorders found in anatomy scan with moderate risk? Patients are advised for abortion. Also, what precaution you advise in marriages in relations? ये भी मुश्किल है काफी। उसमें ऐसा रहता है कि एलोपैथी में गायनेकोलॉजिस्ट में भी मतांतर रहते हैं कि एबॉर्शन करवाना है या नहीं करना, एमटीबी करवानी है या नहीं करवानी, और फिर किस मंथ में ये डिटेक्ट हुआ है, ये भी एक काफी काफी मुश्किल समझने की बात होती है। हमारे यहाँ कैसा हुआ था कि EP4 के पहले प्रचलन में कॉम्बिनेशन था कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ये देखने के लिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों वाली गोली दी जाती थी, और फिर अगर पीरियड्स आते हैं तो समझ लेना है कि प्रेगनेंसी नहीं है, और पीरियड्स नहीं आते हैं तो समझ लेना है। बाद में ये पता चला कि इस प्रकार से EP4 लेने के बाद
अगले 3 पीढ़ियों में कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर। और फिर EP4 अगर ली है तो डॉक्टर की सलाह रहती थी कि MTP करवा लो, आगे नहीं जाना है। सेकंड मंथ में ही जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो जाएगा और EP4 की EP4 के बारे में पता चले तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है इस प्रकार से। हाँ, तो ऐसी एक केस थी और डॉक्टर की सलाह थी कि टर्मिनेट करवाओ। और दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी। तो मेरे पास कुछ नहीं किया है, मैंने कहा मुझे तो इसमें कुछ पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है इसका क्या असर है। तुम अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं दवा दे सकता हूँ। हाँ, और ANC मेरे पास रहेगा इस प्रकार से। लेकिन तुम अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आगे इस प्रकार की नौबत ना आए इसके बारे में सोचना, पंचकर्म बीच में करवा लेना इस प्रकार से। तो उसने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, मेरी दवा चलती रही। और मुझे अभी पक्का याद नहीं है वो EP4 ही था या और कुछ था, शायद EP4 ही था। लेकिन कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हुई और बाकी भी कुछ सिलसिला आगे बढ़ा नहीं। और ये काफी पुरानी 20 बरस हो गए उसको, उस केस को। तो ये काफी पुरानी इस प्रकार की केस है। लेकिन मैंने कहा कि मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, आपको अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो मैं दवा दे दूंगा, अगर करनी नहीं है तो ठीक है आपकी मर्जी। एका CHDच्या बालकात CHD त्यांचा आईला पूर्ण दिवस एकस्क्रीन चालू होती व ती सुकुमार पित्तप्रधान देह असलेली होती. शोणित प्रसादात हृदय यानुसार रक्तप्रसादक पित्तशमन व वृद्ध औषधे मौक्तिकानंतर रक्तपाचक अर्जुन छतावरी एक्सेट्रा वापरून खूप चांगला उपयोग झाला होता. बराबर. तो इस प्रकार से अगर हमें पता चलता है एनोमली स्कैन के बारे में, तो वो अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं तो अलग चीज है। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम बता देंगे कि इसमें रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, हमारी दवा ऐसे पूरी तरीके से ठीक होगा ही ऐसा नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन है कि कंटिन्यू करें, इसी प्रकार से कंटिन्यू करें। तो फिर हम दवा देंगे और कोशिश करेंगे कि एनाटॉमिकल विकृति नहीं आए इसमें। तो ये बात ध्यान में रहनी है। और फिर एक जिक्र और होता है कि जब मैरिजेस सेट होती है, निश्चित किए जाते हैं, तो पुराने जमाने का जो तरीका था वो पत्रिका देखना इस प्रकार का था। और पत्रिका अगर अनुकूल है तो ही आगे बढ़ने का ये एक तरीका होता था। और फिर बाकी चीजें भी देखी जाती थी, खानदान कैसा है, जाति कौन सी है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से आर्थिक स्थिति कैसी है क्या है, इन सभी भावों पर ये निर्भर होता था। रिलेशंस में मैरिज, ये कुछ जातियों में है, मुस्लिम समाज में भी ये रिलेशंस में मैरिजेस इस प्रकार की होती है और वो वास्तव में अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ सगोत्र विवाह इसी के लिए निषिद्ध माना गया है। अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सगोत्र में एक ही गोत्र में भी इतने विभिन्न पंथ हो गए हैं कि सगोत्र विवाह का दोष अभी नहीं रहा इस प्रकार से, क्योंकि लक्षावधि कोट्यवधि इस प्रकार के विभाजन इसी गोत्र में अगर होते जाते हैं तो सगोत्र कहाँ रहेगा ये इस प्रकार। लेकिन ये बहस वाली बात है। इसमें निश्चित रूप से जानना काफी मुश्किल है। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या ब्लड ग्रुप देखा जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार का है फासला। तो सलाह दी जाती है कि मत करो। अगर शादी होने के बाद पता चलता है तो फिर ये बच्चे का और माँ का ब्लड ग्रुप मिसमैच है, निगेटिव है पर्टिकुलरली बच्चे का, तो फिर ये सोच सकते हैं कि एंटीडी इंजेक्शन देकर पूरा खून बदलाव देना वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
लेकिन ये भी सभी मरीजों में पाया ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो शादी निश्चित करते समय बहुत सारे चीजों पर ध्यान होना बहुत जरूरी है। और फिर भी ये ऊपर ऊपर वाली बातें हैं, स्वभाव जो है वो पता नहीं चलता। और फिर जिस तरीके से लड़का या लड़की जिस प्रकार के संस्कार लेके आई है घर से, इस प्रकार कोप अप विद द सिचुएशन, ये कितना अच्छा कर पाते हैं, इसके आधार पर उनके संबंध, रिलेशंस टिकना नहीं टिकना ये निर्भर होता है। नहीं नहीं, तो अरब कंट्रीज में ये काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ उतने नहीं दिखाई देते, लेकिन उतने मुस्लिम मरीज आते भी नहीं है। मेरे पास भी मुस्लिम मरीज है, ऐसा नहीं है, सभी के पास होंगे, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं है। लेकिन ये काफी प्रचलन, रिलेशन में शादी ये काफी प्रचलन मुस्लिम समाज में है। और हमारे यहाँ भी हिंदुओं में भी कुछ हद तक ये प्रचलन कुछ जातियों में इस प्रकार का है, और वो अच्छा नहीं है। इसलिए एक बेहतर तरीका है कि आप ये देखो, पत्रिका देखो, पत्रिका अगर मिलती है तो ही आगे बढ़ो, इस प्रकार से। कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, और लव मैरिजेस होती है, बहुत सारी लव मैरिजेस फेलियर होती है, उसमें सक्सेस रेट काफी कम है। और उसका मूल कारण है कि दोनों ने सिर्फ उन दोनों का विचार किया है ज्यादा से ज्यादा, और उसमें एडजस्टमेंट की भावना नहीं है। तो घर वालों से अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, विवाह जब करते हैं तो केवल उन दोनों का मिलन है ऐसा नहीं है, दो परिवारों का मिलन उसमें है। हाँ। और ये बात अगर अच्छी तरीके से जमती नहीं है तो फिर डिस्प्यूट्स होने लगते हैं, उसके परिणति डिवोर्स में हो सकती है। तो ये इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए केवल मेडिकली देखना है ऐसा नहीं है, लेकिन मेडिकली भी देखना है, ये भी एक अहम चीज इस प्रकार की है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जिस प्रकार से परवरिश होती रहती है वगैरह वगैरह। अभी श्रुति अ, अबू धाबी में 2 बरस काम कर चुकी है, तो उसने ये मुस्लिम के बारे में बताया था। और खास करके जो अरब है, वहाँ के नेटिव है, उनको अगर कम से कम 5 बच्चे हैं तो ही उनको सरकार की तरफ से मदद मिलती है। कम से कम 5, 5 से ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। और पैसों की कमी नहीं है। तो ये औरतें बार बार इस प्रकार का गर्भधारणा होना, और फिर भी अच्छा दिखना चाहिए डिलीवरी के बाद भी, पति को उसका उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं होना चाहिए, मोटापन नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या और भी औरतें कर सकता है। एक ही औरत से काम निभाना है ऐसा भी नहीं है। तो ये काफी मुश्किल अवस्था है। अगर हम इन कारणों को समझेंगे नहीं तो उनको ट्रीट कैसे करना है ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। एक नाडी असेल तर संतती निर्माण मध्ये व्यत्यय असे म्हणतात, तर नाडी एक ने काय परिणाम होत असेल? ये आप ज्योतिष को ही पूछो। ज्योतिषी को ही पूछो, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। लेकिन कुछ लोग पत्रिका को मानते हैं, पत्रिका के बगैर आगे नहीं जाना है ऐसा बताते हैं, और कुछ लोग नहीं पत्रिका माननी है, और हमें जो पसंद आए उसके साथ ये शादी का गठबंधन करना है इस प्रकार से सोचते हैं। दोनों तरीके में अच्छा बुरा दोनों दिखता है। संभावना किसकी ज्यादा है ये सब समझकर कदम उठाने हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें इस प्रकार का रहेगा। जवळच्या नात्यात लग्न झाल्याने मुस्लिमांमध्ये पुढील पिढीत काय काय विकृती आढळते, व्यवहारात तर फारसे काही दिसत नाही। एक काम करो, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन
रिश्ते में शादी होना ये काफी कॉमन है। ये शायद नेट पे भी पता चलेगा, गूगल में सर्च करो कि इस प्रकार से क्या क्या होता है। कुछ ना कुछ स्टडी हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा कि स्टडी नहीं होगा इस प्रकार से। श्रुति भी बता सकती है, मुझे मालूम नहीं है, श्रुति से उतनी बात नहीं हुई है इसके बारे में। लेकिन ये टालना है, सगोत्र विवाह जिस प्रकार से टालना है, एक नाड़ इस प्रकार से जो है वो टालना है, इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन ये भी नौबत आती है कि पत्रिका अच्छी मिलती जुलती है, फिर भी कंफर्ट नहीं होता। हाँ, ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब अच्छा होने के बावजूद भी जो विवाह करने के लिए कंफर्ट जोन होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी जगह ये पत्रिका मिलती नहीं है और कंफर्ट जोन होता है। तो ऐसी स्थिति में किससे शादी करें, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और एक निर्णय ऐसा है कि जो दीर्घकाल काम करने वाला, ऐसा शादी करना, करियर चूज करना, या इसी प्रकार की दूसरी कोई जो बड़ी जिम्मेदारी इस प्रकार की होती है। पारसीमध्ये याच क्रमाने कारणाने मतिमंदत्व अधिक असं रिसर्च स्टडी वाचला है। यस, पारसी लोगों में भी ये दिखाई देता है। फिर भी पारसी लोगों में आयु ज्यादा होता है, जो दीर्घकाल जीते रहते हैं, ये भी एक देखा गया है। और रतन टाटा जी के हैसियत से हाँ, इसका एक रिसर्च हुआ था, और जेनेटिकली पारसी लोग ज्यादा जीते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकला। तो जेनेटिक स्टडी एक अलग इस प्रकार की बात है। और प्रकृति के बारे में जो चरकाचार्य ने कहा है, कुल प्रसक्ता, जाति प्रसक्ता, इस प्रकार की भी वस्तु बताई है। तो उसको कैसे समझेंगे? कुल प्रसक्त प्रकृति, जाति प्रसक्त प्रकृति, इस प्रकार के बारे में कैसे सोचेंगे? ये एक अलग इस प्रकार की चीज होगी। रिलेटिव मैरिज, तो कहने का मतलब ये है, ये जो निर्णय होते हैं शादी के बारे में वगैरह, उसमें काफी सोच समझ कर निर्णय करना है। और जल्दबाजी इसमें नहीं की जाए। इसके लिए गोविंद माधव शास्त्री की किताब है, हिंदुओंचा समाज रचना शास्त्र, मराठी में है, वो पढ़ सकते हैं, इच्छा है। ओके। किताब है हिंदुओंचा समाज रचना शास्त्र, बरं. हिंदूंचं समाज रचना शास्त्र असं मराठीमध्ये पुस्तक आहे। तो ठीक है, इसके लिए हाँ ठीक है। सहागोत्र या रिलेटिव के साथ सगोत्र सगोत्र शादी इसलिए भी नहीं करते क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, और आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, यहीं पे रुकेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम
ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।